नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने कुछ क्रांतिकारी घटनाओं के बारे में चर्चा किया था। आज हम देखते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या है, इसके क्या परिणाम थे, क्या कारण थे, इसका विरोध कैसे हुआ, इस पे चर्चा करते हैं। तो साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को हो गया था और यह 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। इसके गठन के बारे में देखते हैं। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 ईस्वी में आया था और इसमें यह कहा गया था कि 10 वर्ष बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा, जिसमें यदि इसमें कुछ कमी होगी उसकी सुधार किया जाएगा आदि के बारे में इसमें कहा गया था। तो भारतीय लोग भी मांग कर रहे थे, क्योंकि वो मॉन्टेगू जो सुधार था इससे वो असंतुष्ट थे। जो इसमें विधियां, नियम, कानून बनाए गए थे वो भारतीयों के लिए ठीक नहीं था, इसलिए सभी इससे असंतुष्ट थे। तो इंग्लैंड में कंजरवेटिव पार्टी की सत्ता थी। 1928-29 में चुनाव होने वाले थे, जिसमें लेबर पार्टी जीतने की संभावना बनी हुई थी। इस कारण से 1927 ईस्वी में ही इस साइमन कमीशन का गठन कर दिया गया, जो कि इसका गठन 1931 ईस्वी में होना चाहिए था। और साइमन आयोग 3 फरवरी 1928 को यह गठित होकर के भारत आया था। यह 10 साल में होना था। 1929 में इसका गठन होना था, 29-30 में, और इसका गठन 31 में होना था सही, लेकिन ये आ गया तो क्योंकि वहाँ चुनाव था। जब चुनाव था तो वहाँ ऐसा लग रहा था कि इस बार कंजरवेटिव पार्टी की हार होगी और लेबर पार्टी जीत जाएगी, ऐसी संभावना लोगों में बनी हुई थी, इसलिए इसका गठन पहले कर दिया। इसका विरोध बहुत तेज होता है भारत में, क्योंकि इसमें 7 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष जॉन साइमन थे। सभी सदस्य अंग्रेज थे और इनका तर्क था कि इन्होंने अपनी रिपोर्ट दिया तर्क के माध्यम से। जो रिपोर्ट थी, कहा कोई भी रिपोर्ट होगा वह ब्रिटिश संसद में इसका रखा जाएगा। कोई भी नियम कानून जो भी बनते हैं इसकी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में रखी जाएगी, इसलिए 7 सदस्य ब्रिटिश संसद के सदस्य हैं, ऐसा इन्होंने तर्क दिया अपना। लेकिन फिर भी लोगों ने इसका बहुत तेजी से विरोध किया, क्योंकि सभी सदस्य 7 के 7 अंग्रेज थे। इस पर कहा गया कि लोगों ने कहा, अंग्रेजी सत्ता ने कहा कि 2 सदस्य भारतीय ब्रिटेन संसद में तो हैं, इसमें 7 में इनकी कोई आवश्यकता नहीं थी आपकी, इसलिए क्योंकि 2 लोग तो ऑलरेडी पहले से ही भारतीय ब्रिटेन सदस्य जो ब्रिटेन संसद में है, भारतीय सदस्य। एक हाउस ऑफ कॉमन्स में है जिसका नाम है सकलाटवाला, मिस्टर सकलाटवाला, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक है लॉर्ड सिन्हा। 2 लोग ब्रिटिश संसद में हैं। इस आयोग में सभी ब्रिटेन के दलों के सदस्य थे। जो 7 सदस्य थे, ब्रिटेन में 3 जो दलें थे उसके सभी सदस्य थे। लेबर पार्टी के 1 सदस्य थे जिनका नाम था जॉन साइमन, इनको अध्यक्ष बनाया गया। 4 सदस्य कंजरवेटिव पार्टी के थे, 2 सदस्य लेबर पार्टी के थे। लिबरल पार्टी के थे जॉन साइमन, लेबर पार्टी के 2 सदस्य थे, 4 सदस्य कंजरवेटिव पार्टी के थे। क्लीमेंट एटली और एक और सदस्य जो लेबर पार्टी संबंधित है। यह क्लीमेंट एटली 1947 में जब भारत की आज़ादी के समय, इस समय यह प्रधानमंत्री बने थे, आगे बताएंगे आपको। 1947 में क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये सदस्य हो गए। तब भी कांग्रेस ने कहा कि यह श्वेत कमीशन है, इसमें सभी अंग्रेज हैं। मद्रास अधिवेशन 1927 में इसका विरोध प्रस्ताव पारित किया गया। बम्बई में 3 फरवरी 1928 को साइमन गो बैक का नारा लगाया गया। काले झंडे दिखाए गए।
कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में विरोध हुआ। यहाँ बहुत तेज से विरोध किया गया। यहाँ पर बहिष्कार आंदोलन भी चलाया गया कलकत्ता में। इसके बाद लखनऊ में भी बहुत तेजी से इसका विरोध किया गया। लखनऊ में थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत ने इसका विरोध का नेतृत्व किया। इसका इन्होंने भी विरोध किया। और इधर लाहौर में भी भगत सिंह ने एक संगठन बनाया था, नौजवान भारत सभा। इसके माध्यम से विरोध कर रहे थे। नौजवान सभा का नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया था। 30 अक्टूबर 1928 को इन्होंने विरोध तेजी से किया था जो पंजाब में। तो 17 नवंबर 1928 को सैंडर्स ने जो जेपी स्कॉट द्वारा जो ऑर्डर दिया गया था, इसमें लाठीचार्ज हुआ था। इसमें लाला लाजपत राय की इससे मृत्यु हो जाती 17 नवंबर को। इसका बदला एक महीने बाद 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या करके ले लिया जाता है। इसका साइमन कमीशन का विरोध मुस्लिम लीग ने भी किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने साइमन कमीशन का विरोध किया, लेकिन एक थे मोहम्मद शफी, इन्होंने साइमन का समर्थन किया। एक थी पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी, मद्रास की जस्टिस पार्टी, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन पार्टी, BR अम्बेडकर की है भीमराव। इस तीनों पार्टी ने साइमन के विरोध में नहीं थे। ये लोग ना इनके सहायता समर्थन दिया इन्होंने, ना इनके विरोध किया। ये लोग चुप रहे। ये साइमन है 2 बार भारत आया था। एक फरवरी मार्च के बीच में आया और गया। दूसरी बार अक्टूबर 1928 में आता है, अप्रैल 1929 में जाता है। साइमन कमीशन जो है, इसका रिपोर्ट 27 मई 1930 को प्रकाशित होती है। इस साइमन रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में संघीय शासन होगा। 10 वर्ष बाद पुनरीक्षण जो हो रहा था इसको हम समाप्त करेंगे, ऐसा इसमें कहा गया कमीशन में। प्रांतों के साथ देशी रियासतों को शामिल किया जाएगा। मतदान 3% से बढ़ाकर 10% किया जाएगा। सांप्रदायिक निर्वाचन जारी रहेगा, इसमें कोई त्रुटि नहीं होगी, ना इसे बंद किया जाएगा। केंद्रीय विधानमंडलों चुनाव जो होगा वो अप्रत्यक्ष होगा। सिंध को बम्बई से अलग किया जाएगा। बर्मा को भारत से अलग किया जाएगा। गोलमेज सम्मेलन बुलाए जाएंगे आदि इसमें साइमन कमीशन में आदि रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। एक थे भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड, इन्होंने चुनौती भी दिया था भारतीय लोगों को कि सर्वसहमति से भारतीय अपना संविधान नहीं बना सकते और सिर्फ विरोध करना ही जानते हैं और विरोध करते हैं। यदि सर्वसम्मत से बनाए तो सरकार इस पर विचार भी करे, ऐसा इन्होंने कहा था। तो भारत के लोगों को ऐसा लगा कि अब हमें भी संविधान के बारे में कुछ सोचना चाहिए। तो मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की 1928 ईस्वी में, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहते हैं, तथा जिन्ना ने 14 सूत्री विभाजन 14 सूत्री कार्यक्रम भी शुरू किया था। साइमन का विरोध 1928 में हुआ था। तब भारत सचिव ने बर्कनहेड ने कहा, भारतीयों को चुनौती दी और कहा यदि भारतीय सर्वसम्मत से एक संविधान बनाते हैं तो सरकार उस पर विचार करेगी। तो उसके बाद 29 पार्टियों के सदस्यों ने 8 सदस्यीय एक समिति बनाई, जिसका अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू को बनाया। मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट बनाई जिसे ही नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। वर्तमान में यही संविधान का ब्लूप्रिंट है। जो मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट बनाई थी, इसको देखते हैं नेहरू रिपोर्ट क्या था। नेहरू रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को आया था। इसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका की तरह भारत को भी डोमिनियन स्टेट यानी अधिराज दिया जाए, ऐसा इन्होंने नेहरू ने अपने रिपोर्ट में कहा। और कहा कि 19 मौलिक अधिकार दिया जाए लोगों को, जैसे प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क हो, धार्मिक स्वतंत्रता हो, संपत्ति का अधिकार हो,
न्यायिक तरीके से शस्त्र रखने का अधिकार हो, श्रमिकों दलितों के अधिकारों का संरक्षण हो, संघ का गठन का अधिकार हो, संघ गठन का अधिकार हो, पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त हो और सीटों का आरक्षण भी हो, संघीय शासन में देशी रियासतों को भी शामिल किया जाए, ऐसा रिपोर्ट में ये भी कहा। और कहा कि अवशिष्ट शक्तियां संघ के पास हों, सिंध को बंबई से अलग किया जाए। और देखिए, और इस रिपोर्ट में कहा इन्होंने कि केंद्रीय विधानमंडल, उच्च सदन और निम्न सदन, उच्च सदन का चुनाव 200 सीटों पर हो और परोक्ष हो, जो 200 सीटों पर होगा परोक्ष हो, अप्रत्यक्ष हो। यानी निम्न सदन में जो 500 सीटें हैं उस पर चुनाव प्रत्यक्ष होना चाहिए, ऐसी इन्होंने मांग रखी। और अंतिम अपीलीय न्यायालय जो सर्वोच्च न्यायालय प्रिवी काउंसिल है, लंदन में है, उसकी जगह भारत में हो सर्वोच्च न्यायालय। और कहा डोमिनियन स्टेट पर विवाद हो जाता है इस तरह से, जब इन्होंने, ये तो सही था, लेकिन डोमिनियन स्टेट पर कुछ विवाद होता है, इसमें जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को आपत्ति थी, क्योंकि इनकी मांग थी कि हमें पूर्ण स्वराज्य दिया जाए, ना कि आधा। तो डोमिनियन स्टेट पर विरोध भी हुआ था, विवाद तेजी से था, जवाहरलाल नेहरू का हमें पूरा चाहिए। तो एक अधिवेशन होता 1928 ईस्वी में, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, इसकी अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू को बनाया गया। और विवाद बहुत गहरा हो गया था कि डोमिनियन स्टेट नहीं, हमें पूरा राज्य चाहिए। इतना विवाद बढ़ गया कि एक नई पार्टी का गठन हो गया, जिसे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग कहते हैं, इसका गठन किया गया। गांधी जी ने समझौता कराया और कहा यदि सरकार 31 दिसंबर 1929 तक डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं देती है तो हम 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज लक्ष्य घोषित करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। समझौता कराया, आपस में लड़िए नहीं, अभी जो मौका है उसे देख लीजिए, क्योंकि जो समझौता से होगा वो लड़ाई झगड़े से नहीं हो पाएगा, मसला हल नहीं निकलेगा। ये था, ये नेहरू रिपोर्ट थी। जिन्ना का जो 14 सूत्री जो कार्यक्रम था, इस पे देख लेते हैं। इस पर कांग्रेस की असहमति थी, इनके जो 14 सूत्री विभाजन था, इनका कांग्रेस की सहमति नहीं थी, क्योंकि ऐसे ऐसे मांग ही जिन्ना रखता था जिसमें ये विरोध होना, विवाद होना तय था, जिससे कांग्रेस इसके सहमति नहीं देता था। इसने कहा संघात्मक व्यवस्था लागू हो, अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों के पास हो, ना कि संघों के पास। ये कहा अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों के पास हो, प्रांतों को अधिकाधिक स्वायत्तता दिया जाए, ये जिन्ना का है 14 सूत्री कार्यक्रम। केंद्र में 1/3 सीट मुस्लिम के लिए हो, आरक्षित हो, ऐसा इन्होंने कहा। प्रांतों में मुसलमानों को अधिकाधिक प्रतिनिधित्व दिया जाए, जो प्रांत थे इसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिमों को रखा जाए, या सिर्फ अपने बारे में सोचता था। केंद्र एवं प्रांत में 1/3 मंत्री मुस्लिम पृथक निर्वाचन मंडल द्वारा जारी किया जाए, यानी जारी रहे। धार्मिक स्वतंत्रता हो, सरकारी नौकरियों में मुस्लिम को आरक्षण मिले, यह भी इसने कहा। किसी संप्रदाय का 3/4 यदि विरोध होता है तो विधेयक पास ना हो, यह भी इनका ऐसा कहना था, जिन्ना जी का। इसके बाद और कहा कि प्रांत का बंटवारा ऐसे ना हो कि मुसलमानों के बहुलता पर फर्क पड़े, ऐसा इन्होंने रखा। सिंध बंबई को अलग किया जाए, मुस्लिम भाषा संस्कृत का संरक्षण दिया जाए, सीमांत बलूचिस्तान में सुधार हो, संविधान में परिवर्तन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक संघ की सभी इकाइयां राजी ना हो, ऐसा इनका 14 सूत्री विभाजन था। और अपनी मांगे प्रथम गोल्ड सम्मेलन में जिन्ना रखता है, जो 14 सूत्रीय कार्यक्रम है, इसकी अपनी मांगे 14 मांगे को प्रथम गोल्ड में सम्मेलन में रखता है। और द्वितीय गोल्ड सम्मेलन के बाद मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय लिया, इसमें इसका प्रभाव
थोड़ा माना भी गया और प्रथम में तो इसका नहीं माना गया कोई भी, लेकिन द्वितीय में कुछ मान लिया गया था। तो दोस्तों ये था जो हमने आपको बताया साइमन आयोग के विषय में हमने आपसे चर्चा किया दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्त और एक बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।